नमस्कार बच्चों, आप सब लोग ठीक होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यू ऑल आर मस्ट बी डूइंग वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। ये जो लेक्चर है ना, दिस इज हम लोग पढ़ेंगे वॉट क्या होता है, मींस पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे। ये एक तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसका जो लास्ट सेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करें। सो विल बी टॉकिंग अबाउट थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पावर के बारे में बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग हर जगह इसको देखते हैं। सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक एंड ग्रैब द कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। और बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो आप कर लो। आई मीन इतने सारे लेक्चर्स आपके लिए बनाए गए हैं और आप सबको मजे मजे के साथ पढ़िए। और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि अ, बड़े सारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं आपके मैग्नेटिज्म के, ऑप्टिक्स के, आई मीन लाइट के, वो सब आपको मिलेंगे इस चैनल पे। और आपका फिजिक्स का बेस पूरी जिंदगी के लिए बहुत ही मजबूत हो जाएगा। So let's come into the topic and see how we can go ahead with this lecture. So जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि we'll be talking about heating effect of current। हम लोग heating effect of current की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। So what is heating effect of current? तो बच्चों सबसे पहले let's talk about, there is a rule that is called, चल एक बेसिक बात सिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई एक यहाँ से बैटरी लिया और या आपने किसी स्विच बोर्ड में, लाइक घर में कोई स्विच बोर्ड है और वहां पे आपने कोई प्लग इंसर्ट कर दिया और उससे रिलेटेड आप एक तार से ले जाकर के बल्ब नहीं जला दिया हो, और कुछ देर बाद जाकर के आप उस तार को छूते हो तो हल्का हल्का तार गर्म नजर आता है कि नहीं आता? हल्का हल्का तार गर्म महसूस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल महसूस होता है। व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर आप एक सेल आपने ये कनेक्ट लिया और इस सेल से आपने उठा करके कोई यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, तो सपोज कर लो कुछ देर तक इसमें अगर करंट पास होता जाएगा, करंट पास होता जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद आप अगर इस तार को और इस तार को और इसको छुओगे, इस सेल को छुओगे, तो सब थोड़ा थोड़ा गर्म नजर आता है, सब गर्म महसूस होता है। मीन्स आपको गर्म नजर आता है, मीन्स गर्म अपीयर होता है। यू फील दिस ऑल हैव बिकम हीटेड। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली। यस है। अच्छा, इसके अलावा आप देखो, आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा घर में कि भाई आप स्विच बोर्ड लगा देते हो और फिर उस आयरन में एक रोटेटर होता है, मतलब स्विच सेटिंग होती है कि भाई आपने 1 पे लगाया, 2 पे लगाया, 3 पे लगाया, 4 पे लगाया, अलग अलग जगह पे लगाओगे तो वो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट आपको देगा। अच्छा, आपने विंटर के मौसम में रूम हीटर देखा होगा अपने घर में, तो वो उस रूम हीटर को देखा होगा, आप स्विच ऑन कर देते हो तो फिर उसमें करंट जाता है और धीरे 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 वो रेड हॉट हो जाता है, राइट? और उसका कलर देखोगे तो कभी येलोइश, रेडिश ऐसे करके आएगा। तो वो जो गर्म हो जाता है और वो गर्म होकर के आपको आजू बाजू में हीट फैलाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के दम पे हो रहा है। आखिर वो सब कुछ हो कैसे रहा है, राइट? सो these are the topics what we have to study here, heating effect of current। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बहुत बेसिक बात पे ध्यान देते हैं जो कि जूल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखाया है यहाँ पे कि ये एक रेजिस्टेंस है इसका, दिस इज अ रेजिस्टेंस, और ये कंडक्टिंग वायर, और ये यहाँ पे बोला कि हेलो, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम कोई सोर्स लगाएंगे। दैट सोर्स इज लाइक, वी आर saying that source is like this, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके हम कोई सोर्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। दिस सोर्स वी कैन अटैच हियर, ये सोर्स हम यहाँ अटैच कर सकते हैं वी वोल्ट। तो अगर ये अटैच करेंगे हम इस जगह पे और ये इसका रेजिस्टेंस आर है, तो देखो यहाँ पे आपको एक बात बताई जा रही है, ये दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ये V वोल्ट लगा दूं तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमें क्या कहता है? ये हमें बता रहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस इसके हिसाब से देखें तो कि इसमें जब हम इस वायर में करंट भेजते हैं किसी सोर्स से, व्हेन वी सेंड करंट इन अ रेजिस्टेंस in a conducting wire having resistance by the help of a source for a certain amount of time, then the wire gets heated up, and that heat which has been produced in the wire, that heat is directly proportional to according to this, when current I is allowed to pass through a wire having resistance R. According to this, when current I is allowed to pass through a wire having resistance R for given time interval T, right, T, by the help of a source having voltage V, suppose, then wire gets heated up, वायर गर्म हो जाता है। तो ये क्यों गर्म होता है? अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है कि इसमें हम लोग जब करंट पास करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग भेजते हैं। भाई किसी कंडक्टिव वायर को आपने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन का सप्लाई एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल बहुत स्मूथ तो नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है तो उसका बड़ा सारा कोलिजन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो मोटिवेटेड था वो आगे चला तो उसके बड़े सारे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसका कोलिजन हो करके। तो जो उसके एनर्जी का लॉस हो रहा है वो एनर्जी किस फॉर्म में, वो लॉस होकर के क्या कर रहा है, मतलब वो सपोज कर लो आप दौड़ रहे हो और दौड़ते हुए किसी चीज से टकरा जाओ या बार बार टकराओ, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे को आप दे रहे हो और वो वहां हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं ना कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस सोर्स से हम इसमें करंट पास कर रहे होंगे, अगर इसमें करंट जा रहा होगा तो इस सोर्स की जो एनर्जी है, ये सोर्स क्या करता है, अपने दम पे, अपने अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उस एनर्जी के दम पे वो क्या कर रहा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट करा रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट कराने में उसको वर्क करना पड़ता है, और जो वो वर्क करता है वो वर्क जाता कहाँ पे, वेयर दैट एनर्जी गोज, राइट। वो उसको वर्क क्यों करना पड़ रहा है, यानी कि कोई अपोज कर रहा है। तो उस अपोजिशन में जो जो अपोज कर रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो एनर्जी क्या होती है, वो जो लॉस होकर के वो इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि उस वायर को गर्म कर देती है, यानी कि हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। दिस इज वर्ड आई एम यूजिंग, एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब, जैसे मान लिया जाए आप दौड़ो और दौड़ने के बाद आपके बॉडी गर्म हो जाए, वार्म हो जाए और थोड़े बहुत पसीने निकलने लगे, तो इसका मतलब आपके अंदर जो कंजर्व्ड एनर्जी था उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हो गया, हीटेड, बॉडी को हीट करने में खर्च हो गया, और कुछ अपने आपके बॉडी को हाइड्रेट करने में खर्च हो गया, यानी कि वाटर को बाहर निकालने में, या वाटर कह लो, या जो भी मतलब बॉडी के अंदर का फ्लूइड बाहर निकालने में खर्च हो गया। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। आई एम सेइंग फंडामेंटली, अगर कोई सर्किट है, सपोज ये रेजिस्टेंस है आर, कंडक्टिंग वायर हो, आपने उसको किसी सोर्स से अटैच कर दिया, तो जब सोर्स से अटैच किया तो जब वो करंट भेज रहा है तो उसको वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को सप्लाई करने में। व्हाई इट हैज टू डू वर्क, तो वर्क इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहां अपोजिशन है, वो चाहता नहीं है कि वो मेरे थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास किया जाए या इजिली पास होने दे, तो आपको वर्क करना पड़ता है। तो जो वो अपोजिशन फेस करता है उसके अगेंस्ट जो आप वर्क करते हो वो वर्क क्या हो जाता है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो वायर को क्या कर देता है,
गर्म कर देता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले पेज पे लिख दूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे बात समझ में आई। According to this, when current I is allowed to pass through a wire having resistance R for given time interval T by the help of a source having voltage V, then wire gets heated up and the amount of dissipated heat and the amount of dissipated मतलब जो उससे निकल के बाहर चला गया, amount of dissipated heat H, उसको हमने H कह दिया, that is H, right? अब देखो उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, that H is proportional to, that H is proportional to, that H is, that एक मिनट बेटा, that H is proportional to, that H is proportional to I square, that H is proportional to R and that H is proportional to time T। यानी कि जो हीट डिसिपेटेड का मतलब क्या हो, जो उससे बाहर निकल गया, मतलब अब सिस्टम से वो, मतलब जो ये सोर्स था, इस सोर्स से और इसमें कहीं नहीं रहा, बल्कि वो उससे निकल के खर्च हो गया, बर्बाद हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप अपने दोनों हाथ को लो और इसको पकड़ो और ऐसे ऐसे से रब कर दो, सो योर हैंड विल बी वार्म, राइट, दिस विल बी हीटेड। तो क्या किया आपने, अपने इंटरनल एनर्जी के दम पे आपने ये मोशन किया, यहाँ फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपने मोशन किया, तो फ्रिक्शन को कंपनसेट करके उसके अगेंस्ट मोशन करने के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है, और आपकी ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में क्या हो गई, बाहर निकल गई, यानी कि दिस इज डिसिपेटेड एनर्जी, ये जो आपसे निकल के गया। आपको ये बात समझ में आ गया? सो डिसिपेट वर्ड का मतलब समथिंग विच हैज गॉन आउट ऑफ दैट सिस्टम एंड जो बाहर निकल गया, दैट इज डिसिपेटेड। So dissipated heat जो H है, that H is found to be directly proportional to I square, यानी कि जो उसमें करंट जा रहा था और जो उसका रेजिस्टेंस था उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके टाइम जितनी देर तक आपने पास किया, उस जितने देर तक उसमें करंट पास किया उस टाइम के प्रोपोर्शनल है। So this implies that H is proportional to I square R into T and this H can be, अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी है तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट रख लिया K रख दिया यहाँ पे, एंड दैट इज I स्क्वायर R T लिख दिया। ओके नाउ, तो एक्सपेरिमेंटली 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 हम लोगों को पता है कि दिस K इज एक्सपेरिमेंटली दिस K इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, राइट, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ये एक तरीका है कि प्रोपोर्शनल पहले लिखते हैं, बाद में जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वलिटी लिख करके कोई कांस्टेंट रखते हैं, और फिर हमने एक्सपेरिमेंटल मदद से देख लिया कि वो के की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास ये डिसिपेटेड हीट का ये फॉर्मूला किसका है बेटा, दिस फॉर्मूला इज ऑफ डिसिपेटेड हीट, दिस फॉर्मूला इज ऑफ डिसिपेटेड हीट। तो ये एक तरीके से हमने यहाँ पे बोला कि डिसिपेटेड हीट यानी कि जो बाहर निकला उससे, डिसिपेटेड हीट जो निकला, that is how much that dissipated is equal to I square R into T। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि किसी वायर में करंट पास करते हैं तो उस केस में जो अपोजिशन होता है उस अपोजिशन को कंपनसेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी वहां पे खर्च करनी पड़ती है, और वो एनर्जी जब हम खर्च करते हैं वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड दैट इज द डिसिपेटेड हीट। और वो हीट इन बातों पे डिपेंड करता है, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला चला है। ओके, तो यानी कि जो ये घटना घटी है उसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ एक्सप्लेनेशन, राइट, एक्सप्लेनेशन। सो पहला पॉइंट ये, वी नो दैट we know that right, uh, to conduct electricity to conduct electricity to conduct electricity through wire where electron flow has to be maintained, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन या ठीक था, maintained, it was right, maintained। So electron flow has to be maintained, right? There is opposition to flow of electron, there is opposition
टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोजिशन मिलता है. सो टू कंपनसेट या टू 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 therefore 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 to compensate uh, to compensate the opposition work is to be done by the source which maintains flow of electrons. Right. This work done is this work done, that is यहाँ पे लिख देते हैं, this work done, that is energy. This work done, that is energy, is converted in heating form, converted into heating. Yeah, this converted into, yeah, this work done, that is energy, is converted into thermal energy, yeah, heating energy, converted into heat energy, converted into heat energy, and this is your dissipated heat. Is that okay now? तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने समझा दिया, आपके पास ये डिसिपेटेड हीट का फॉर्मूला है. अब हमारा ध्यान इस फॉर्मूले पे होना चाहिए. कोई बच्चा अगर ये पूछे कि सर ये कैसे पता चला कि इसके ये एक्सपेरिमेंटल है, तो ये एक्सपेरिमेंटल कैसे पता चला, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल कैसे हुआ. तो इस बात को थोड़ा से समझा देता हूँ. तो मान लो कि मैंने यहाँ, आप भी इस बात को समझेंगे कि यार दैट इज दिस हैज टू हैपन. तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये मान लें कि ये कोई वायर है और इसमें रेजिस्टेंस है R, ठीक है जी, और अब आपने यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया जी, इस जगह पे कोई सोर्स लगा दिया, तो इस जगह पे कोई सोर्स लगाया एंड दैट इज V, कोई V सोर्स लगा दिया. अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये वोल्टेज बड़ा कर दूं, इफ आई इंक्रीज दिस वोल्टेज, अगर मैं इस वोल्टेज को बड़ा कर दूं, तो डोंट यू थिंक कि अब वोल्टेज बड़ा कर दूंगा तो इसमें करंट बहुत ज्यादा जाएगा, और अगर करंट बहुत ज्यादा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ज्यादा जाने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जाएंगे तो कोलिजन बहुत सारा ज्यादा होगा, और फिर कोलिजन बहुत सारा ज्यादा होगा, तब उस केस में ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, डिसिपेट होएगी, और फिर उस केस में हीट क्या होगा, ज्यादा डिसिपेट होगा. सो देयरफॉर ये लॉजिक समझ में आया, ये बात एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो इसका मतलब जो हीट होना चाहिए दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट आई. इतनी बात तो समझ में आ गई. मैंने बोला कि अगर ये सोर्स मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, ये सोर्स अटैच कर रखा है इसके साथ, तो ये अगर मैं इस वोल्टेज को बड़ा कर दूंगा, इफ आई मेक द वोल्टेज बिगर, अगर इस वोल्टेज को बड़ा कर दूंगा तो इसमें करंट ज्यादा जाएगा या नहीं जाएगा. इस रेजिस्टेंस में आर फिक्स रखा है तो करंट ज्यादा जाएगा, तो करंट ज्यादा जाने का मतलब क्या, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंटर मतलब कोलिजन होएगा, और उसमें ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्टेज में जाएगी, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी. दैट हीट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू आई. ओके, तुम कहोगे बट वहां तो आई स्क्वायर लिखा है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे. दूसरी बात, अब ये हमने देख लिया, अब मैं अगर कहूं कि जो ये वोल्टेज है, राइट, सेम रखते हैं सपोज कर लो, और जो रेजिस्टेंस ये है, इस रेजिस्टेंस को हम हटा करके कोई बड़ा रेजिस्टेंस रख देते हैं. व्हाट डू वी डू इज बिगर रेजिस्टेंस रख देते हैं, तो करंट की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कम हो गया. सोर्स तो सेम है, सोर्स सेम है, बट करंट कम हो गया. करंट कम होने का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिशन ज्यादा हो गया. तो ऑपोजिशन ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा होगा, यानी कि दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू आर. यस. और अगर ये काम हम ज्यादा देर तक करेंगे, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि एच प्रोपोर्शनल टू टी. तो तुम कहोगे ये बात तो समझ में आ गई सर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये भी समझ में आ रहा, तो फिर वहां पीछे जो पेज था यहाँ पे आई स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है. दैट्स करेक्ट. अब मैं कह रहा हूं अगर आई को, आर को, टी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, समझाने के लिए बेटा कह रहा हूं मैं कि अब, यानी कि यहाँ से एच प्रोपोर्शनल टू आई आर टी हो रहा है. अब अगर मैं ये कहूं कि
इस I और R और T इनको मल्टीप्लाई करने से जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने से जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, उसका जो यूनिट है और हीट का जो यूनिट है वो दोनों सेम नहीं है, ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो जा रहे हैं. दिस टू आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये और ये सेम बात नहीं होंगी. लेकिन अगर हम इस I को स्क्वायर कर दें, यानी इफ वी इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें, ये इसको हटा करके हम यहाँ I स्क्वायर लिख दें और फिर हम H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT करें, राइट, तब I स्क्वायर और R और T इनको मल्टीप्लाई करने पे जो इनका यूनिट आता है, वो यूनिट और ये यूनिट क्या है, सेम. इसका मतलब अब ये सही होगा. इज दैट ओके नाउ? तो इसका मतलब कि दिस हीट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. इज दैट ओके? तो इस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं. दूसरी बड़ी बात ये हो सकती है कि अब अगर मान लिया जाए कि हमें मालूम है कि ये वोल्टेज V और ये रेजिस्टेंस R, हमें पता है कि ये वोल्टेज V और ये रेजिस्टेंस R है, और हम इसका करंट निकाल लेते हैं. मतलब एक एक्सपेरिमेंट, ये मैंने एक तरीका है आपको समझाने के लिए. अब दूसरी बात समझा रहा हूँ कि सपोज कर लो कि ये V और R है तो करंट कितना होगा, दैट इज V बाई R. ओके, और आपने इसमें T टाइम तक पास कर दिया इसमें, राइट. तो अगर आप मान के चलते कि I अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, सपोज कर लो, एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ, H प्रोपोर्शनल टू I मान लो, R मान लो, T मान लो, यानी कि इस फॉर्मूला को लेके चलते आप, और तब कहते कि ओके, मैंने क्या किया, ये आई आर मानते तो ये क्या हो जाता, V हो जाता. दिस इज V. तो अब इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले को हिसाब समझाने के लिए सारी बात हो रही है, यानी कि आई आर को V कहेंगे, VT होना चाहिए. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस R जो है यहाँ पे, इसको यही रहने दूं और V वोल्टेज से लगाया, तो T टाइम के अंदर इतना चार्ज, इतना हीट पास होना चाहिए. तो अगर मैं इस वोल्टेज को डबल कर देता हूँ, इफ आई मेक दिस वोल्टेज डबल, तो यहाँ पे और सेम टाइम के लिए पास करूँ, तो यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जाना चाहिए. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, डबल हो जाना चाहिए. बट पता चलता है कि अगर सेम रेजिस्टेंस रख करके और इस वोल्टेज को हम डबल करते हैं, तो जो हीट निकल के आता है वो डबल नहीं होता, वो 4 टाइम्स हो जाता है. क्या मतलब है इस बात का, व्हाट एक्चुअली मीन? तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ. सपोज कर लो यहाँ एक सोर्स लिया और इस सोर्स को हटा करके, इस सोर्स के साथ यहाँ पे एक हीटिंग रॉड, आपने पानी गर्म करने वाला देखा हो ना, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसको सोर्स से ऐसे कनेक्ट करके, और यहाँ किसी बकेट में पानी रखा हुआ था, जितना अमाउंट पानी रखा था, और इसमें रख करके हमने इसको गर्म कर दी, पानी रख करके, और इसमें ये हीटिंग रॉड डाल दिया और किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया V वोल्टेज से. तो जैसे ही इसको V वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ इसमें करंट पास करता है, तो सपोज कर लो इस पानी का टेम्परेचर थोड़ी ही देर में, यानी कि लेट सपोज टी टाइम के अंदर ये पानी 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे चला गया. 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पे आया, कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर. ऑल राइट, नाउ टी टाइम के अंदर हो गया. अब क्या किया मैंने, सेम हीटिंग रॉड रखा और जो सप्लाई है वो V के जगह 2V कर दिया, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज हमने V कर दिया. अब दूसरे सेटअप में क्या कर रहे हैं हम, उतना ही पानी रखा बेटा, जितना पानी यहाँ पे, उतना ही पानी रख दिया यहाँ पे, और सेम हीटिंग रॉड लेके आया, सेम हीटिंग रॉड लगा दिया यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे जो सोर्स लगाया हमने, उसका वोल्टेज 2V कर दिया. अब हम देखते हैं इस पानी का, सेम अमाउंट ऑफ पानी का 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के लिए जो टाइम लगा, अगर यहाँ T लगा, तो यहाँ पे जो टाइम लगता है वो T/2 लगता है. T/2 नहीं लगता, बल्कि T/4 लगता है. कितना लगता है, T/4 लगता है. सेम, जबकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, सेम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैंने यहाँ पे एक हीटिंग रॉड डाला, उसके अक्रॉस वोल्टेज V रखा, और वो टी टाइम के अंदर जितना अमाउंट ऑफ पानी यहाँ पे था, यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर है, इसका टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. अब मैं अगर यहाँ पे सेम रॉड रखा है यहाँ पे, और उसका वोल्टेज अगर मैं 2V कर देता हूँ, तो ये मतलब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, तो उतना ही हीट उसको करने में, अब करंट बढ़ गया तो हीट ज्यादा पैदा होगा, तो कम टाइम में हो जाना चाहिए. तो ये T/2 नहीं लेता,
ये लेता है T/4। अगर ये T/2 लेता तो हम कहते हैं कि ये H प्रोपोर्शनल टू IRT है, लेकिन ये क्या ले रहा है, T/4 ले रहा है। तो अब जरा सोचो यहाँ पे, इसमें करंट कितना पास होगा बच्चा, यहाँ से करंट होगा V/R, यहाँ करंट आया V/R, राइट। और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया, R से, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, T से, मतलब ये T रख दिया। तो अब समझना, इसको गर्म करने में जो हीट चाहिए वो आपने H लिख दिया, इसको भी गर्म करने में सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, तो आपने बोला V/R। और अब देखो यहाँ पे V को 2V कर दिया, अपॉन R कर दो, और फिर इसमें R करोगे, और अगर टाइम यहाँ का रखोगे, इस जगह का टाइम रखोगे, तो अगर T/2 आता, तो हम कहते हैं कि भैया, सपोज अगर T/2 आता, तो हम कह रहे हैं 2 कट गया, और फिर VRT, और R भी कट गया VT, और यहाँ से भी R कट गया VT आ जाता। बट पता चलता है कि अगर यहाँ T/2 नहीं लेता, ये टाइम क्या लेता है, T/4 लेता है। तो अगर मैंने यहाँ T/4 रखूंगा, तो ये जो हीट आएगा, ये जो हीट पैदा होगा, और ये जो हीट पैदा होगा, वो सेम नहीं होगा ना, सेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन जैसे ही, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यू अंडरस्टैंड। अगर T/2 रखता, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट टू बी अंडरस्टूड बाय यू। मैंने बोला कि इस पानी को 20 से 40 डिग्री तक ले जाने के लिए जितना हीट चाहिए, वो यहाँ या यहाँ दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलना चाहिए। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे V/R इंटू टी, इसके हिसाब से चलोगे, इफ यू थिंक दैट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, ये फॉर्मूला सही है, तो अगर हम यहाँ पे, यानी कि टी टाइम में अगर ये गर्म हुआ, अब मैंने इस वोल्टेज को 2V कर दिया, तो भाई करंट ये पास हो रहा होगा, या R होना चाहिए, और यहाँ पे T/2 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, T/2 होना चाहिए। तो अगर ये T/2 टाइम के अंदर गर्म होता होता, और दिस हिट और ये हिट दोनों बराबर हो जाते हैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन पंगा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि इसको गर्म होने में T/2 टाइम नहीं लग रहा है। तुमको लगेगा कि सर ये कैसे आप बात कह सकते हैं, तो चलो हम एक काम करते हैं, हम इस T और T/2 को हटा करके यहाँ पे कुछ ऐसे लिख के आपको समझाते हैं। सपोज कर लो, हम इस T को भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इस T को भी हटा देते हैं, और अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, कि आप ऐसे मेरे से इस बात को ऐसे रखा जाए। लेट्स कीप दिस एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस, V/R आप ये मान के चलते हो, और इसमें टाइम लगा T1 से, और इसमें टाइम लग गया T2, ये टाइम मान लीजिए आप, इसमें टाइम क्या लगा, T2, ठीक है। और तो अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला हमने मान लिया सर कि V था, हम इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, तो आपने बोला कि इसको गर्म करने में T1 टाइम लगा, ये टाइम T1 ले लो, ये T हटा के T1 ले लिया, और इसको हमने बोला कि इसमें टाइम लगा T2, तो आप कहोगे V/R इंटू R इंटू T1, और फिर 2V/R इंटू R इंटू T2। तो भाई ये तो मालूम है ना कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, सेम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हीट सेम लगेगा, दैट्स वेरी ट्रू। तो इसका मतलब कि अगर दोनों तरफ हीट बराबर है, तो V/R इंटू R इंटू T1 और 2V/R इंटू R इंटू T2, ये दोनों वैल्यूज भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि R कट गया यहाँ से, ये क्या होना चाहिए, VT1, और यहाँ से R कट के क्या हो जाना चाहिए, R और R कट गया, तो ये क्या होना चाहिए, 2VT2। अब आप V काट दो, तो यानी कि T1 शुड बी इक्वल टू T2, 2T2, और अब यहाँ से T2 क्या आना चाहिए, T1/2 आना चाहिए। यस, दिस इज व्हाट इट रिफ्लेक्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि जो जितने टाइम में ये इसको गर्म कर पा रहा, वो टाइम T/2 नहीं है, मतलब ये वाला टाइम इस वाले टाइम का हाफ नहीं है, बल्कि उससे कम टाइम में गर्म कर दे रहा है। तब आपका ये फॉर्मूला डाउटफुल बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा, बन गया। तब आप एक दूसरा सेटअप करते हो कि ओके, अब हम इसको नहीं मानेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला एक्सेप्ट करके चलेंगे। तो जब ये फॉर्मूला लेके चलेंगे, तब आप यहाँ से H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओके, V/R का स्क्वायर करेंगे आप, इंटू R करेंगे, और इंटू T1 करेंगे। इज दैट ओके ना। फिर दूसरी बार यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कहेंगे ओके, H इज इक्वल टू 2V/R का स्क्वायर करेंगे, इंटू R करेंगे, और फिर एक नया टाइम, यहाँ T2 था, अब यहाँ हमने कोई टाइम रख दिया T3, फिर दोनों को इक्वेट किया, तब ये क्या आ गया जी, V²/R इंटू R इंटू T1, और यहां से किया 4V²/R इंटू R इंटू T3। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये V² कट गया, यहाँ आया T1, और यहाँ आया 4T3। अब यहाँ से T3 जो निकल के आया, वो क्या आया, T1/4। और पता चलता हाँ, यहाँ पे उतना ही टाइम खर्च हो रहा है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया, ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये वाला फॉर्मूला सही है। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटली। आपको मैंने बेसिक
बात से ये पढ़ा दिया कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली कैसे आया। ये आपको बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको मैंने समझाया। आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी बात बता दी लॉजिक से कि कैसे ये क्लियर हो। तो एक तरीके से ये कंफर्म हो गया कि एक्सपेरिमेंटली ये जो हमने बात बताई कि ये ऐसे होता है और ये फॉर्मूला आ गया, इसके एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये हीट क्यों पैदा होता है। और यहाँ पे मैंने दो वजह बताई, ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला सही होने का, एक तो यूनिट के तरीके से और दूसरा मैंने इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से आपको ये सारी बात समझा दी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास डिसिपेटेड हीट का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया ना बेटा, डिसिपेटेड हीट, हीट। और ये डिसिपेटेड हीट क्या था, वर्क डन था किसका, यानी कि उस सर्किट में करंट सप्लाई करने में, उस सर्किट में करंट जब हमने सप्लाई किया है, उस सर्किट में जो हमने करंट सप्लाई किया है, उस करंट, तो उस सर्किट में जो करंट पास कर रहे हैं हम लोग, सोर्स जो उनमें करंट पास करने के लिए जो वर्क कर रहा है, वो वर्क हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो बेसिकली क्या है, डिसिपेटेड हीट इज व्हाट, डिसिपेटेड वर्क भी है, वी कैन आल्सो कॉल इट डिसिपेटेड वर्क, डिसिपेटेड वर्क। और यू कैन आल्सो से दैट डिसिपेटेड एनर्जी, डिसिपेटेड एनर्जी यानी कि कितनी एनर्जी हमारी बर्बाद हो गई, हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, दैट H इज इक्वल टू, या एनर्जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन अ वेरियस डिफरेंट फॉर्म, लाइक अब देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो हो गया, आपने मान लिया। इस H को आप क्या लिख सकते हैं, आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये तो आपने मान लिया यहाँ पे। नाउ दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, इस आई को क्या लिख सकते हैं, इस आई को आप लिख सकते हैं, या इसको आई स्क्वायर रन दीजिए और इस आर को आप लिखिए तो V बाई आई लिख लीजिए, वोल्टेज अपॉन करंट इनटू टाइम। अब यहाँ से आई और ये आई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू क्या आएगा, एक आ जाएगा V आई टी। तो इसका मतलब H इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला V आई टी का भी होगा। यस, दैट्स एनी डाउट अबाउट दिस, नो। अब इसको और हम एक दूसरे फॉर्मेट में लिखें, अगर मैं इस आई को v बाई आर लिख दूं, v बाई आर और इंटू टी कर दूं, तब ये क्या आएगा, दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मेट में हो गया, दूसरा हमारे पास इस फॉर्मेट में हो गया, राइट, इस फॉर्मेट में हो गया, और तीसरा हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में हो गया रिजल्ट। आपको समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास हीट का फॉर्मूला, हम तीन फॉर्मेट में, ये डिसिपेटेड हीट कह लो या एनर्जी कह लो, डिसिपेटेड हीट या एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ये एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसको, डिसिपेटेड एनर्जी। बार बार डिसिपेटेड लिखने का मतलब जो ये खर्च होकर के चला गया, बाहर चला गया, डिसिपेटेड एनर्जी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हो, डिसिपेटेड एनर्जी, कुछ यहाँ स्पेलिंग गलत होती है, डिसिपेटेड, डिसिपेटेड एनर्जी, हीट की बात हो रही है, डिसिपेटेड एनर्जी की बात हो रही है। तो एक तरीके से आपके पास कितनी एनर्जी खर्च होती है उसके आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, 1 2 एंड 3। दिस इज डन, ओके। सो माय डियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, किस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट। अच्छा किस केस में यूज करेंगे, तो देखो आप इससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल करते हैं पहले, एक छोटा सा सवाल यहीं पे कर लें, क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। अगर ये है कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और आपने इसमें 20 एम्पियर का करंट भेज दिया, और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस और रख लिया, राइट, 2 ओम का रेजिस्टेंस रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्टेज रखा आपने ऐसे, समथिंग लाइक दिस, और बोला जी 140 140 वोल्ट का आपने सोर्स सप्लाई कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि अगर ये 140 वोल्ट का सोर्स, 140 वोल्ट का सोर्स समझा रहा हूं मैं, 140 वोल्ट का सोर्स इस 5 ओम में 20 सेकंड के अंदर कितना हीट पास करेगा, अमाउंट ऑफ हीट इन 20 सेकंड, फाइंड फाइंड अमाउंट ऑफ हीट
heat dissipated across 5 ohm and 2 ohm in 10 seconds. चलो जी 10 सेकंड की बात करते हैं, 10 सेकंड्स। अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि मैं वी स्क्वायर बाई आर टी फॉर्मूला लगाऊंगा, वी स्क्वायर बाई आर टी फॉर्मूला। तो इस 5 ओम को 140 तो नहीं मिल रहा है ना, ये वोल्टेज 5 ओम को तो नहीं मिल रहा है ना, ये 2 ओम को मिल रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज तो बढ़ जाएगा यहाँ पे। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस फॉर्मूले में ध्यान रखना कि ये जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम निकाल रहे हैं हीट, उस रेजिस्टेंस में पास होने वाला करंट का स्क्वायर है, और जितने देर उसमें हमने हीट करंट पास किया वो टाइम है। फिर यहाँ पे कह रहा है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपको दे रखा है, ये सोर्स का वोल्टेज नहीं है भाई, वो अगर वो सोर्स का वोल्टेज है तो वो सोर्स का पूरा वोल्टेज उस रेजिस्टेंस को मिलना चाहिए। बहुत बारीकी से समझना है इस बात को, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि वी स्क्वायर बाई आर टी का फॉर्मूला लगाओ, सपोज कर लो मैंने 5 ओम के क्रॉस हीट निकालना था, एंड इफ यू से, यानी कि रॉन्ग मेथड दिखा रहा हूँ, रॉन्ग मेथड, राइट। आपने बोला ओके 5 ओम के क्रॉस हीट निकालना है, तो आपने बोला दैट इज V इज 140 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस रख दिया 5 ओम, और कितना सेकंड 10। ये रॉन्ग हो, क्यों? क्योंकि ये 140 वोल्टेज 5 ओम को नहीं मिला। ठीक है जी। तो राइट वे क्या हुआ जी? व्हाट इज द राइट वे? राइट मेथड क्या हुआ? राइट मेथड इज सो सिंपल कि अब आप ये फॉर्मूला लगाओ कि इसमें करंट कितना जा रहा है, 20 एम्पियर जा रहा है भाई, आर इक्विवेलेंट कितना हुआ 7, टोटल वोल्टेज कितना 140, सो यहाँ पे लिखा आर इक्विवेलेंट इज 7, वोल्टेज इज 140, तो करंट कितना हो गया 140 बाई 7, दैट कम्स आउट 20, राइट। तो यहाँ पे 20 एम्पियर हो गया, ये लिखा हुआ 20 एम्पियर जा रहा है। तो पता नहीं कि इस 5 ओम में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा जितना इस 2 ओम में जाएगा। तो अब आप कहिए ओके H1 मतलब इसके क्रॉस जो हीट निकला वो क्या निकला, तो करंट आया 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 और इंटू टाइम लगाया 10 सेकेंड, और H2 पूछा गया यानी कि उससे कितना पास करेगा, तो 20 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10। इस तरीके से दोनों हीट आप निकाल सकते हो, ये मेथड सही हो गया। इज दैट ओके नाउ? क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगर मैंने यहाँ राइट और रॉन्ग आपको समझाया कि ये रॉन्ग क्यों है और ये राइट क्यों है, क्योंकि ये वोल्टेज इस 5 को नहीं मिला। अब उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे आपने देखा कि आई स्क्वायर आर टी वैलिड हो गया, और ये वाला फॉर्मूला आपका वी स्क्वायर बाई आर टी क्या हो गया, गलत हो गया। इज ओके ना? अब एक दूसरी सिचुएशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज कर लो मैं कहता हूँ ये 5 ओम है, ये कितना है 5 ओम है, और यहाँ पे इसको 6 ओम मान लेता हूँ बेटा, दिस इज 6 ओम है, और यहाँ पे एक 3 ओम ले लिया मैंने, 3 ओम ले लिया, दिस इज 3 ओम ले लिया, और मैंने यहाँ पे एक 10 वोल्ट का 10 वोल्ट का 10 वोल्ट का बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट का, ठीक है जी, 10 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, और सपोज कर लो इसमें जो करंट जा रहा है वो दे रखा हो, दैट करंट इज गिवन, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पियर दे रखा है, कितना 5 एम्पियर, आपको पता है कि ये करंट 5 एम्पियर जा रहा है। तो हो सकता है कि ये वोल्टेज दे रखा हो, और चलो वोल्टेज और करंट दोनों दे रखा, या क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाए, आपसे पहले पूछा जाए, लुक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है, राइट, फाइंड आउट, फाइंड करंट गिवन बाय, फाइंड करंट, आपको मिसलीड करने के लिए, फाइंड करंट गिवन बाय सोर्स, गिवन बाय सोर्स इन सर्किट, सोर्स इन सर्किट, यानी कि सर्किट में ये कितना करंट दे रहा है ये बताओ। फिर आपसे पूछा जाए हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड across 6 ohm and 3 ohm in 10 seconds, in 10 seconds। तो आपने इसको पहले रॉन्ग मेथड देखते हैं। तो रॉन्ग मेथड में आपने सपोज ऐसे कर लिया, रॉन्ग मेथड तो क्या किया आपने, बोले ओके पहले आपने करंट निकाला यहाँ पे, पहले करंट निकाला, तो करंट कैसे निकला है, तो बोले ओके ये 6 है 3 है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो 6 इंटू 3 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 9 दैट कम्स आउट 2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स आउट 5 एम्पियर। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आई तो ठीक, वरना ये देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू 10 वोल्टेज हो गया, और ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 किया हुआ है, यानी कि उनका आर इक्विवेलेंट निकाल करके ऐसे करके निकाला। यस, तो ये 5 एम्पियर आ गया। अब आपके पास ये 5 एम्पियर का करंट आ गया, अब बोला ओके 6 ओम का निकालना है, H1 निकालते हैं, तो क्या हो जी 6 का स्क्वायर, सॉरी
5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 6 और इंटू टाइम 10, और H2 आपने निकाला 5 का स्क्वायर और फिर यहाँ 3 और इंटू 10। ये गलत हो गया। वाई? क्योंकि ये 5 एम्पियर इस सर्किट ने टोटल निकाला था, वो 5 एम्पियर ना इसको जा रहा है ना इसको जा रहा है, 5 एम्पियर का कुछ पार्ट इसमें जा रहा है कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। अब यहाँ आई स्क्वायर आर टी का मसला गलत हो गया, और यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी क्या हो गया, सही हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर टी गलत हो गया, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी सही हो गया, क्योंकि ये सीरीज में थे, सिर्फ दोनों में सेम करंट पास होगा, तो आप ऐसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो वोल्टेज है वो दोनों को सेम नहीं मिल रहा है, अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने, तो राइट मेथड क्या है जी, तो राइट मेथड इज नाउ, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। लप्पू राइट मेथड की बात कर रहे हैं, सो अगर आप राइट मेथड की बात करें तो इट्स सो सिंपल नो। अब थोड़ा वाइज बन जाए, करंट पहले पार्ट में निकालने के लिए पूछा था, करंट कितना होगा, तो करंट तो आपने निकाल ही दिया, दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, एंड दैट आई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट 5 एम्पियर। इसमें कोई गलती नहीं है जी। और दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है, तो आप H1 निकालना चाहते हैं, तो 6 ओम को ये 10 वोल्ट ही मिला होगा, इसका वोल्टेज हमें पता है 10 है, तो अब हम कहेंगे वी स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 10 अपॉन रेजिस्टेंस 6 और इंटू टाइम 10, तो ये आ गया जी। और H2 अगर पूछा जाए तो दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10, और रेजिस्टेंस कितना है जी 3 और इंटू टाइम t। ये मेथड सही होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? यस। सपोज कर लो किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर, मैं फॉर्मूला तो 20 यहाँ पे मैं फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी ही लगाने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये जो मेथड मैंने गलत बताया क्योंकि ये 5 एम्पियर ये वाला ले लिया था आपने। अब अगर किसी बच्चे की जिद हो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यही फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, या इसमें मैं सर वी स्क्वायर बाई आर टी वाला ही फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तब क्या करेंगे आप? तो है ना तरीका। अब यहाँ देखिए, इतनी छोटी सी जगह में आपको ये दूसरी बात समझा देता हूँ। तो अगर आपको ये वाला ही फॉर्मूला निकालना है, तो आपको पता है ना कि 20 एम्पियर का करंट पास हो रहा है इसमें, तो 20 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा 100, इसका वोल्टेज कितना होगा 20 इंटू 5 100 वोल्ट होगा, और इसमें कितना वोल्टेज होगा 20 इंटू 2 यानी कि 40 वोल्ट होगा। तो अगर आप ऐसे निकालना है, H1 निकालना है, तो आप कहिए ओके 100 इंटू इसका वोल्टेज 100 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई व्हाट 5, और इसमें टाइम मल्टीप्लाई करिए 10 सेकेंड। और H2 निकालना है तो ऐसे निकालिए, भाई उसका वोल्टेज 40 है, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 5 2 और इंटू 10। सो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये वोल्टेज आप पूरा, इसको और इसको नहीं मिल रहा है इसलिए ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो या तो आप ये यूज कर लीजिए, अगर ये यूज करना तो आप ऐसे कर लीजिए, गॉट इट नाउ। और यहाँ पे अगर आप जिद पड़ गए कि मैं ये वाला मेथड से ही अप्लाई सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ये आपने निकाल रखा है दूसरा मेथड से, आप कहिए ओके अब ये 5 एम्पियर का करंट जा रहा था, तो उसमें से कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। सपोज करो मैं ये वाला करंट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये कितना होगा 10/3 एम्पियर होगा, और ये कितना होगा 10/6 एम्पियर होगा। करंट मालूम हो गया। अब कहिए ओके दस H1 कैन बी रिटन एज, इसमें करंट कितना जा रहा है 10/6, तो 10/6 का स्क्वायर और इंटू रेजिस्टेंस 6 और इंटू टाइम 10 सेकेंड, और H2 बोलिए तो आप बोलिए ओके 10/3 का करंट है उसका, दैट स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10। ये मेथड भी सही है बेटा, समझ गए आप? तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप हीट निकालना चाहते हैं, उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मालूम होना चाहिए, उसका वोल्टेज मालूम होना चाहिए, या उसमें जाने वाला करंट मालूम होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आंख मूंद करके ये नहीं कि सीधा वी किसी का ले लिया आई किसी का ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो में बार बार इस पेज पे और इस पेज पे बार बार देखिए, और फिर इसको अपने दिमाग में बिठाइए कि क्या गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अगर आप क्वेश्चन करते वक्त, यानी कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप इस तरीके की गलती करेंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने मेरी मेहनत पे पानी डाल दिया। तो प्लीज ऐसा ना करें, बार बार देख करके अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए। तो अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले का सही इंटरप्रिटेशन मालूम हो गया। क्या मतलब है, आपने ये फॉर्मूले के बारे में एक छोटी सी बात आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था आपने,
तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था, एक ही रेजिस्टेंस रखा था और उसी के साथ तो ये वोल्टेज लगाया था ना भाई। तो इस पूरे रेजिस्टेंस को ये पूरा वोल्टेज मिल जाता था और इस पूरे वोल्टेज से सिर्फ इसी रेजिस्टेंस को करंट मिल जाता था। इसलिए ये ऐसे लग रहा था कि ओके, इस आर में जो करंट जा रहा है उसका स्क्वायर, इसका जो रेजिस्टेंस है वो, और इनटू टाइम, ऐसे करके ये आंसर निकालना है। बच्चे कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके अगर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसको लेके, तो ये समझ में नहीं आएगा। ये रनिंग वीडियो है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से लेक्चर मत बनिएगा, सुन सुन करके बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख के समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी बात कैसे कही जा रही है। इज दैट ओके ना? यस, बी केयरफुल अबाउट इट। तो अब मैंने ये डिसिपेटेड हीट के बारे में बता दिया। तो हीट क्या होता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, दैट यू हैव अंडरस्टूड। और छोटी सी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ डिसिपेटेड हीट की बात कर। तो बेटा जी ये देखिए यहाँ पे, सो यूनिट ऑफ हीट, सो दैट कम्स आउट आई स्क्वायर, दैट इज, ये क्या है, ओ करंट है। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यस, वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब व्हाट आई मीन टू से, करंट इज एम्पियर स्क्वायर। चलो अभी फिलहाल लिखते हैं एम्पियर का स्क्वायर, ओके। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। और ये टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ओके। नाउ अब दिस इज एम्पियर, इसको रहने देते हैं, एम्पियर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और इस एम्पियर स्क्वायर को, और ये जो ओम है, इस ओम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर लिख सकते हो, और इनटू सेकेंड, ओके। इस एम्पियर से ये काट देते हैं, तो अभी ये क्या हो गया, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, करेक्ट, राइट। और आपको एक फॉर्मूला मालूम है ना, Q इज इक्वल टू आई टी, याद होगा। और आपने W इज इक्वल टू वी क्यू का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, यस। तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो गया, Q हो गया। और V इंटू क्यू जो बना वो क्या हो गया, W हो गया। यानी कि ये यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट आया। सो दिस इज यूनिट ऑफ हीट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी आ जाएगा। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, यस है। तो ये जूल में रिजल्ट निकल के आएगा। तो मैं आपको ये थोड़ा अगर बहुत शॉर्टर वर्जन हो गया तो मैं आपको यहाँ पे भी ले जाके ये बात समझा देता हूँ। सो यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट is right, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम और इंटू सेकेंड। और दिस इज एम्पियर स्क्वायर, और इसको लिखा वोल्ट अपॉन एम्पियर और इंटू सेकेंड। और ये काट दिया, फिर ये क्या हुआ, एम्पियर और इंटू सेकेंड कर दिया, और फिर इंटू वोल्ट कर दिया। और ये क्या हो गया, कूलम हो गया, कूलम हो गया। और ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया, यस, वोल्ट हो गया। और वोल्ट क्या होता है, जूल अपॉन कूलम होता है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, जूल हो गया। तो ये यूनिट ऑफ हीट क्या हो गया, जूल हो गया। तुम कहोगे हमने तो पढ़ा है यूनिट ऑफ हीट कैलोरी होता है, तो ये जूल है, इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। और वेरी प्रिसाइजली 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.19 जूल्स। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, यस। तो इसका मतलब कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो ठीक है, इसमें कोई, ये सब कुछ जूल में है। और अगर आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, लाइक दिस इज वी आई टी, या H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये सब जूल में है बेटा। दिस इज इन जूल एंड दिस इज इन जूल। अगर आप चाहते हो कि हीट को कैलोरी में लिखना है, सो इफ हीट इज इन कैलोरी, इफ हीट इज इन कैलोरी, ठीक है ना, इफ हीट इज इन कैलोरी, तो दिस H विल बी आई स्क्वायर आर टी जो है वो लिखो, और उसको J से डिवाइड कर दो। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स। ये J की वैल्यू, J क्या होता है, 4.2 जूल्स पर कैलोरी, राइट। तो ये जूल में आया और इसको J से डिवाइड कर, यानी कि 4.2 जूल पर कैलोरी से डिवाइड कर, तो पूरा क्या हो जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा। तो आपको कहीं कहीं पे फॉर्मूला ऐसे भी देखने को मिले तो घबराइएगा मत, मतलब ये जूल में है और जूल कांस्टेंट से डिवाइड किया गया है, या वी स्क्वायर अपॉन आर टी ऐसे लिख के, और नीचे यहाँ पे J से डिवाइड किया हुआ होगा। तो ये समझ जाइएगा कि ओके, यहाँ पे ये क्या है, हीट है, एंड दिस हीट इज इन व्हाट, कैलोरी।
H is in Kelvin. ओके जी बेटा. सो इज दैट क्लियर नाउ? तो हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ लिया. अब ये डिसिपेटेड हीट समझ में आया, तो अब पावर की बात करते हैं. व्हाट इज डिसिपेटेड पावर? तो यहाँ पे डिसिपेटेड डिसिपेटेड पावर किसको कहेंगे हम, इसकी बात करेंगे. व्हाट इज डिसिपेटेड पावर? राइट. सो वी आर सेइंग dissipated power. Dissipated power सेम बात लिखी हुई है. dissipated power क्या होता है? So you know rate of doing work is power. So we know that rate of doing work is known as power. Power होता है. Okay, therefore तो डिसिपेटेड पावर जानना चाहते हैं आप, डिसिपेटेड पावर जानना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू डिसिपेटेड हीट या डिसिपेटेड वर्क. डिसिपेटेड वर्क या हीट लिख सकते थे अपॉन टाइम लिख दीजिए. तो इस पावर को अगर आप P रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? I स्क्वायर RT/T लिखिए, या दूसरा फॉर्मेट है इसका जो VIT अपॉन टाइम लिख दीजिए, या आपका तीसरा फॉर्मेट है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन T लिख दीजिए. कोई भी फॉर्मेट चला लीजिए. तो अब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा? I स्क्वायर R आएगा. यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा? VI आ जाएगा. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा. सो इसका मतलब पावर के लिए हम डिसिपेटेड पावर के लिए ये रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो ये पावर आ गया कि किस रेट से एनर्जी खर्च हो रही है. दिस इज कॉल्ड पावर. सो यू क्लियर हो गया पॉइंट? यानी कि इसमें टी नहीं है. इज दैट क्लियर नाउ? यानी कि जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट पावर. राइट. सो वी नो दैट, अब आपको यहाँ जो बता रहा हूँ, वी नो दैट यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर, वी नो दैट यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट. इसको वॉट कहते हैं, सिंबॉलिक में डब्ल्यू लिखते हैं. दिस इज वॉट. ठीक है जी. तो आपके पास डिसिपेटेड का ये फॉर्मूला आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, P इज इक्वल टू VI. P इज इक्वल टू VI. सो इसको कुछ ऐसे भी लिखा जाता है. पावर का यूनिट क्या हुआ? वॉट. एंड V को क्या लिखेंगे? वोल्ट. और ये क्या हुआ? एम्पियर. तो कभी कभी आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा वॉट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर. सो W इज इक्वल टू VA. ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, W इज इक्वल टू VA. V for voltage and A for ampere. So watt is equal to volt into ampere prove करो. तो basically they are trying to say that we know that यहाँ से start किया और ऐसे आपने prove कर दिया. So what is dissipated power and what is its unit that you have understood. अब एक बात और बताना चाहूँगा. Watt जो होता है बहुत like 1 watt means what? That is 1 joule per second. 1 joule 1 second. So this is saying that 1 watt का मतलब क्या होता है? This implies 1 joule of work, 1 joule of energy is consumed. Yeah, energy is 1 joule of energy is dissipated or consumed in 1 second. ये मीनिंग है. आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन 1 watt. So if 1 joule of energy is dissipated or being consumed in 1 second, that is the meaning of 1 watt. एक पहला पॉइंट तो ये समझ लो. दूसरा, watt is a very small unit. 1 joule बहुत छोटा सा वर्क होता है बेटा. मैं आपको ये बताना चाहूँगा 1 joule is a very small work, right? I mean 1 ग्राम की बॉडी को, 1 ग्राम की बॉडी को, चलो मैं 10 ग्राम की बॉडी, एक 10 ग्राम की बॉडी ले लिया और 10 ग्राम के बॉडी को, तुम लोगों ने mgh का एक फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर एक बॉडी को 10 ग्राम के बॉडी को सिर्फ 1 मीटर हाइट ऊपर लेके जाए, कितना? 1 मीटर हाइट.
तो आपने W इक्वल टू mgh 9th क्लास में पढ़ा होगा। 10 ग्राम बॉडी, 10 ग्राम मतलब किलोग्राम में कितना हुआ 10 इंटू 10 का पावर -3 और g कितना हुआ 10 और 1 मीटर आप लेके गए 1 मीटर। तो ये क्या है जी, आप चलो 10 मीटर लेके जाते हो तो आप ये 10 ग्राम के बजाय 100 ग्राम की बॉडी ले लो। 100 ग्राम की बॉडी को सपोज कर लो ये 100 ग्राम का कोई मास है, 100 ग्राम का मास है। उस 100 ग्राम के मास को 1 मीटर की हाइट पे उठाने के लिए, तो अब ये देखो 100 ग्राम इंटू दिस, ये सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 जूल। इसका मतलब कि 100 ग्राम का राइट, एक सपोज कर लो 100 ग्राम का एक अनियन ले लिया और हाथ से पकड़ के 1 मीटर उठा दिया, यानी कि 1 जूल का वर्क हो गया। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल वर्क। सो 1 व्हाट इज अ राइट, नॉट अ वेरी बिग यूनिट। सो व्हाट इज अ स्मॉल यूनिट, व्हाट इज अ स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा यूज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट दैट इज kW is a bigger, is used in general, मतलब जनरली हम लोग ये यूज करते हैं पावर के लिए किलोवाट। जरा के नाम, अब अगर पावर को किलोवाट लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गई? ओके फाइन, क्लियर है। अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज पढ़ी होगी 1 हॉर्स पावर दैट इज 746 वॉट होता है, पता है ना? 1 हॉर्स पावर 1 HP 746 वॉट, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो ये पावर के यूनिट के बराबर के बारे में बात होगी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर हमने, ये एनर्जी है और ये टाइम है, डिसिपेटेड वर्क अपॉन टाइम, तो हम डिसिपेटेड वर्क को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एनर्जी, एनर्जी कैन बी रिटन एज लाइक पावर इनटू टाइम। सो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, ये भी ध्यान रखना, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। सो पावर इनटू टाइम इज डिसिपेटेड एनर्जी, भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। बच्चा लोग ध्यान रखने की चीज है ये, राइट। तो इस तरीके से आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया दैट डिसिपेटेड एनर्जी, डिसिपेटेड एनर्जी इज इक्वल टू डिसिपेटेड पावर, डिसिपेटेड पावर, पावर इनटू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं डिसिपेटेड पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एक लेक्चर के अंदर अभी तक व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, हमने इसके बारे में जानते हुए ये सारे रिजल्ट्स हमने पढ़ लिए, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और ये सब समझते हुए अब इस पे, जैसे हमने यहाँ पे सही और गलत फॉर्मूला पढ़ा था, अब एक बात समझाना, सही और गलत फार्मूला का कि कैसे किस टाइम पे क्या सही फार्मूला लगाते हैं और किस टाइम पे फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है, जैसे हमने वो सीखा था। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन आपको चाहूंगा देना और चाहूंगा कि आप उस पर ध्यान से देखें कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मैं कह रहा हूँ a bulb has 40 watt, a bulb has 40 watt power, 40 watt power, a bulb has 40 watt power, right, 40 watt power at 100 volt, 100 volt, एक बल्ब है जिसका 40 वाट पावर है एट 100 वोल्ट। फाइंड करंट, करंट, फाइंड करंट इन बल्ब, बल्ब, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब, ऐसे पूछ दिया। अब इसमें एक बात और पूछ दी गई, ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड its power, also find its power if it is connected, if it is connected to 200 volt, 200 volt source, source मतलब एक बल्ब है जो 40 वाट का है, कब, जब 100 वोल्ट पे 40 वाट का है, कब, जब वो 100 वोल्ट पे कनेक्ट होता है। आप कहोगे बाजार से हम सर एक बल्ब खरीद के लेके आते हैं, वहां पे तो क्या पता होता है कि इतना वाट है, तो हम घर में ले जाके जब उसको कनेक्ट करते हैं तो उसका पावर थोड़ी चेंज हो जाता है, ऐसा होता है ना, पावर चेंज नहीं होता, करेक्ट।
बेटा आपको मालूम है कि जो बल्ब लिखा हुआ, बल्ब जो आप खरीद के लेके आए थे 40 वाट या 5 वाट, तो आप उसको जिस सॉकेट में लगाते हो, वो जो उसको वोल्टेज मिलता है, वो वोल्टेज पे ही वो 5 वाट का है। आपको ये मेरी बात नहीं समझ में आई? तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले होने दीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। सो गिवन क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, राइट। सो गिवन इज लाइक पावर 40 वाट, लेकिन ये पावर 40 वाट कब है? एट वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। जब वोल्टेज 100 होगा तो पावर 40। ओके, तो पहला पार्ट करंट निकालते हैं। तो लाइक आई इज इक्वल टू व्हाट, तो हम कहेंगे सिंस पावर इज इक्वल टू वी आई, हमने पढ़ा है, तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू कितना हो गया? पावर अपॉन वी। सो व्हाट इज पी? इज 40 and what is V? 100, so this comes out 0.4 एम्पियर, राइट। ये भाई इसमें करंट हो गया। दूसरे में पूछा गया रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताओ, तो आप क्या करोगे आप? सो आप अब आप पावर वाला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यस, या आपके पास अब रेजिस्टेंस मालूम है और आपको मालूम है कि ये करंट, सॉरी करंट मालूम है और वोल्टेज मालूम है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। बट एनीवे व्हाट एवर यू थिंक लाइक। सो पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, देयरफॉर R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी का फॉर्मूला लगाया, और V कितना निकाल दे रखा है जी? 100 इंटू 100, और P कितना है जी? 40। सॉल्व किया जी, एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये 1000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 250 ओम। ये आ गया जी इस फॉर्मूले से। और आप अगर दूसरी तरीके से करते तो वो देखो, आपको पता है कि करंट कितना 0.4 और वोल्टेज कितना 100, तो आप ये भी कर सकते थे, R इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 0.4, तब ये क्या आ जाता? 1000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज अगेन 250। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे वोल्टेज अपॉन करंट। हाँ जी, एनीवे अब आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल्सो फाइंड इट्स पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सोर्स, यानी कि अच्छा एक बल्ब है, उस बल्ब के अंदर में वोल्टेज होता है क्या? नहीं ना, वोल्टेज तो आप बाहर से सप्लाई करते हैं। तो बल्ब जो बन चुका है, जिसकी पैकिंग हो चुकी है, उसके पास जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, दैट रेजिस्टेंस विल रिमेन फिक्स्ड। हम अगर किसी और सॉकेट में जोड़ देते हैं जिसका वोल्टेज सप्लाई है अलग है, तो भाई अब वोल्टेज अलग मिला, तो भाई आर तो वही रहा उसका, बट वोल्टेज बदल गया तो पावर बदल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए? सो विल से दैट ओके, विल लुक एट दिस कि थर्ड पार्ट को सॉल्व करना, पावर नया वाला बताना है। तो हमने बोला पी डैश, पी डैश क्या होगा? तो भाई नया वोल्टेज है वी डैश का स्क्वायर, बट रेजिस्टेंस तो उसका ही यूज होएगा। ये बात पे बहुत ध्यान रखना, पी डैश नया पावर, राइट, एंड वी डैश अब नया वोल्टेज, चूंकि वोल्टेज आपने बल्ब को उस सॉकेट से उठा के किसी दूसरे सॉकेट में लगा दिया, और उसका वोल्टेज भैया 100 नहीं 200 है, या दूसरे सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तब क्या हो गया जी? दैट वोल्टेज इज 200, सो 200 इंटू 200, और रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला? 250। वो चेंज नहीं होगा। यस, तब अब क्या होगा जी? अब आप सॉल्व करिए सर। सो दिस कम्स आउट 4 एंड दिस इज 5, और आप इस 5 को इससे काटिए तो ये कितना आ गया? 40। ये कितना आ गया? 160 वॉट। हाउ मच? 160 वॉट, यानी कि लो भाई, दिस हैज बिकम 160 वॉट। कुछ समझ में आया बात? यानी कि अगर हमने वोल्टेज 100 से डबल कर दिया, 200 वोल्ट सप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं पावर कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया, 42, राइट। सो पावर चेंज हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या सिखाया गया है कि एक बल्ब है, उसका अंदर का जो बनावट है वो फिक्स रहेगा, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स रहेगी। हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया, जब उस सोर्स से कनेक्ट किया तो उस सोर्स का वोल्टेज मिला, और फिर उसके हिसाब से पावर आ गया। और फिर अगर हमने उसको उठा के किसी कम वोल्टेज से या ज्यादा वोल्टेज से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका पावर क्या हो जाएगा? अब अगर मैंने ज्यादा वोल्टेज से किया, तो देखो वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ा तो पावर 4 टाइम्स हो। लेकिन मैं अगर 100 के बजाय इसको 50 से कनेक्ट कर देता, अगर यहाँ 50 हो जाता, यहाँ 50 और 50 होता, तो अब ये क्या हो जाता? 40 से 10 आ जाता, 40 से क्या हो जाता? 10 आ जाता।
लाइक कनेक्टेड टू 200, यानी कि यहाँ पे ए कर दिया 200 वोल्ट सोर्स, और अगर यहीं से बोल देता कि 50 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, 50 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, तो यानी कि पहला पार्ट तो ये आपने कर दिया जी। और अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं आप, तो आप क्या लिखते हैं फिर, पी डबल डैश, लाइक पी डबल डैश, और यहाँ पे वी डैश क्या लिखते हैं आप, 50। तो 50 इंटू 50, बट रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा ना, 250। तो ये कितना हो गया जी, ये 50 है। यहाँ से ये सॉल्व किया आपने, ये कितना हो गया 5। नाउ 50/5 दैट कम्स आउट 10 वॉट। अब आप बताओ 40 से क्या हो गया, 10 हो गया। तो आपने वोल्टेज 2 टाइम्स घटाया तो पावर 4 टाइम्स घट गया, आपने वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ाया तो पावर क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक आपने समझा नहीं होगा ना, तो क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं होती फिजिक्स में। आप अगर रट के जाएंगे और पढ़ेंगे कि अच्छा यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बात को समझनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यस। अब मैं आपको जो दूसरी बात बताना चाह रहा हूं वो ये, कि जो आप बाजार से 40 वाट का बल्ब खरीद के लेके आते हो और आप घर में लेके जाते हो, तो वो भी 40 वाट ही देता है। इसका क्या मतलब है? लेकिन आपने देखा होगा कि कभी आप कहते हैं कि यार वोल्टेज अब फ्लक्चुएट करता है, तो वो कभी डिम हो जाता है या कभी ज्यादा हो जाता है। सुना है ना आपने ऐसा करने के लिए? तो इसका मतलब यह है कि जो बाजार में बल्ब आपको मिलता है, उसको, उस बल्ब के ऊपर जो पावर रेटिंग लिखी होती है कि भाई वो 40 वाट का है, तो उसको पता है कि हमारे घर में जो हर सॉकेट है उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आता है, तो वो 220 वोल्ट आता है। तो हमारे घर में हर सॉकेट का 220 वोल्ट होता है। हमारे घर में जब नेटवर्किंग होती है, तो मैंने बता दिया ना कि सब कुछ पैरेलल में किया जाता है, तो हर सॉकेट में 220 वोल्ट आता है। तो हमें पता है कि ये बल्ब किसी न किसी सॉकेट में लगेगा, उसको वोल्टेज कितना मिलेगा, 220 वोल्ट मिलेगा। सीरीज में हमारे घर में कोई भी कनेक्शन नहीं होती, सारे के सारे पैरेलल में होते हैं, तो 220 वोल्ट मिलेगा, तो उसके ऊपर 40 ही आ जाएगा। और चूंकि उसके ऊपर पहले से लिखा हो कि अगर 220 लगाओगे तो 40 मिलेगा, तो घर में आप ले जाके सप्लाई करते हो, 220 के क्रॉस लगा देते हो तो 40 दिखता है। लेकिन अगर कभी वोल्टेज सप्लाई कम हो जाता है, यानी कि हर सॉकेट का वोल्टेज पहले से घट जाता है, तो बल्ब डिम हो जाती है। और अगर अचानक वोल्टेज बढ़ गया, तो आपने देखो बल्ब अचानक काफी ग्लो करने लगता है और फट भी जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये जो मैंने बताया आपको, इस बात को सुनना, इस बहुत ढंग से सुनना, और इसके ऊपर बड़े सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर नाउ बच्चा? तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बता दिया। तो अगर आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, a bulb is rated, लिखा जा रहा, a bulb is rated, a bulb is rated as 60 watt, 60 watt 220 volt. A bulb is rated 60 watt 220 volt, मतलब 60 watt 220 वोल्ट पे, is connected to a supply, is connected in series with 40 watt 220 volt, is connected in series with 40 watt 220 volt bulb, दूसरा कोई बल्ब है। this combination is connected to 220 volt source. This combination 220 volt source. पहला, what will happen to their power? एक, find individual power. अब आपको अलग अलग पावर बताना है उनका। सो बच्चा, एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे 60 है, दूसरा बल्ब है 220 पे 40 है। ऐसे दो बल्ब को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फिर उसको 220 से जोड़ दिया। अब क्या हुआ जी? बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो आपको पता है ना कि जैसे ही, यानी कि एक बल्ब मान लो कि ये हो गया और एक बल्ब आप मान लो ये हुआ, और इन दोनों बल्ब को आपने सीरीज में जोड़ करके और बोला कि ओके 220 से कनेक्ट कर दिया। अब जो सप्लाई है वो 220 है, तो जब 220 अगर ये अकेले मिला होता इसको तो 60 वाट का था, 220 इसको अकेले मिलता तो 40 का है। तो जब आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसको
ना 220 मिला ना इसको 220 मिलेगा। अब तो 220 टोटल है, तो कुछ इसको भी कम मिलेगा, इसको भी कम मिलेगा। तो इन दोनों को जो वोल्टेज मिलना था वो क्या हो गया, कम हो गया। दैट्स वेरी ट्रू। इसका मतलब कि दोनों का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो पहले से कम हो गया। तो अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली दोनों का पावर क्या आ जाएगा, कम आएगा। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा ना भाई, कि आप वोल्टेज जो दे रहे थे वो बड़ा कर देते तो पावर बढ़ जाता, और वोल्टेज छोटा कर दे तो पावर घट जाता। तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन टू देयर पावर विल बी लेस, मतलब वो थोड़ा से डीमर हो जाएंगे, उनका पावर कम हो जाएगा, राइट। और फिर उनका इंडिविजुअल पावर प्लीज हमें समझना है। तो पहले पार्ट का, अब इसके आंसर्स पे हम लोग जल्दी से चलते हैं बच्चा। सो पहले पार्ट का आंसर ये हुआ कि their power will be their power will become less, power will become less, okay fine, राइट। अब सवाल है कि इंडिविजुअल पावर बताओ। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको एक बात समझ में। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो हमें पता है ना कि पहले इस बल्ब 1 का रेजिस्टेंस निकालते, इसका रेजिस्टेंस निकालते बल्ब 1 का। तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कह रहा है 220 अगर देते तो 60 दिखाई देता। तो इसका R1 क्या निकला कि V स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई वॉट 60, ये इसका रेजिस्टेंस है। और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या होगा, बोला 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 40, ये इसका रेजिस्टेंस है। क्योंकि आपने बल्ब यहां लगा दिया तो रेजिस्टेंस तो उनका कोई चेंज नहीं होगा, तो आपको दोनों का रेजिस्टेंस मालूम है, करेक्ट। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपने, तो टोटल रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 हो गया। तो अब बताओ सर्किट में करंट कितना पास होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस। तो I कितना होगा, तो I विल बी 220 वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आप 220 लिख दीजिए, और इनका R1 और R2 लिखेंगे तो देख रहे हैं इसके न्यूमरेटर में और इसका न्यूमरेटर दोनों का, ये देखो थोड़ा गलत हो गया ना बेटा, ये 200, देखो देखो गलती हो रहा है, 220 लिखना था, ये 200 और छूट रहा था। तो ये 220 इंटू 220 अपॉन 60, यस। तो इन दोनों का जब R1 और R2 की वैल्यू लिखोगे तो आप 220 इंटू 220 कॉमन करके निकाल दीजिए, और फिर 1/60 प्लस 1/40 लिख दीजिए, ऐसे करेगा। अब ये इससे काट दीजिए तो I की वैल्यू देखो क्या है, तो दिस 220 कम्स हियर, और ये क्या है जी 40 प्लस 60, 40 इधर 60 इधर, और नीचे कितना हो गया 40 इंटू 60, तो उसको आप ऊपर लेके लिख दीजिए 40 इंटू 60। अब ऐसे करिए और यहाँ ब्रैकेट बनाइए, तो ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, ओके। नाउ ऊपर क्या है 40 इंटू 60 दैट इज 240 हो गया, नीचे कितना है 22, और ये कितना हो गया 100, दैट्स ओके। अब आप एक जीरो और खत्म करना चाहें तो खत्म कर दीजिए। अब ये क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाई 220, करेक्ट, इज ओके नाउ, यस। तो अब सीधा सीधा से रिजल्ट आया 24/220 इज द करंट, किसमें, जो इसमें करंट जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा, दोनों में हमें करंट मालूम हो गया। तो अब इसमें जो करंट जा रहा होगा वो आई स्क्वायर है, ये आई है। तो अब इसका पावर निकालते हैं, तो पावर लेट सपोज बल्ब 1 का P1 डैश कर दिया, पहले जो भी था 60 था, अब निकालते हैं। तो क्या हुआ 24 अपॉन 220 इंटू 220 लिख दिया, और उसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस है 220 इंटू 220 अपॉन 60, ये आया जी। सो देखो जी दिस अच्छा आई स्क्वायर था तो एक 24 और आएगा यहाँ पे, ये कट गया, तो ये बेटा क्या आ गया जी 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 60। तो बेटा जी 6 के टेबल में आप काटेंगे तो ये कितना आएगा 4, 6 से काटेंगे तो यानी कि यहाँ पे 24 इंटू 4 और नीचे कितना आ गया 10, इज दैट ओके ना। सो दिस इज 96/10 दैट कम्स आउट 9.6 हो गया, करेक्ट, 9.6 वोट आ गया। अब दूसरे का अगर निकालें तो मैं अलग कलर से यहीं पे दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो P2 डैश की अगर बात करें वो क्या होगा, तो सेम 24 इंटू 24 अपॉन 220 इंटू 220, और उसको क्या लिखेंगे, उसका 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 40। तो ये इससे इससे कैंसिल हो गया, तो P2 डैश की वैल्यू क्या आ गई, जरा गौर से देखिए। तो बचा कैसा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 40, फिर 6 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4, 4 के टेबल में यहाँ 6, और यहाँ कितना आ गया 10। सो नाउ दिस इज 24 इंटू 6 दैट इज 144
144 by 10. This comes out how much? 14.4 watts. अब आप देखिए इसका इसका 9.6 है, इसका 14.4 वाट। अगर इसको 220 मिलता तो 60 देता, इसको 220 मिलता तो 40 देता, लेकिन जैसे सीरीज में जोड़ दिया तो जिसका पावर कम था उसका पावर अब क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू 40 नहीं रही, 40 से कम होकर 14.4 हो गई, और उसकी भी वैल्यू क्या रह गई? 60 नहीं रही, कम हो गई। तो ध्यान रखना है कि जब हम दो हाई पावर बल्ब अलग अलग उनका पावर अगर कंपेयर करते 220 पे, तो जिसका हाई पावर है अगर उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो हाई पावर वाला का अपने ओरिजिनल पावर से तो कम तो होगा ही होगा, बट लो पावर वाले से भी कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब दो अलग अलग वाट के बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करके और सेम सप्लाई से जोड़ देते हैं तो इसमें जिनका इनिशियली पावर ज्यादा होता है वो अब डिम हो जाते हैं, और जिनका पहले कम होता है वो पहले वाले से थोड़ा ज्यादा होते हैं, बट दोनों का पावर उनके अपने एक्चुअल वैल्यू से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो बच्चों, इसके साथ आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये आपके लिए काफी थॉटफुल मटेरियल है, आप इसको पढ़िए, समझिए, सीखिए, राइट, बार बार रिवाइज करिए, और इसके बाद आपको एक अगले लेक्चर में हम आपको पावर से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस आपको करा लेके आएंगे, और उस लेक्चर को देख करके आप पावर से रिलेटेड, डिसिपेटेड हीट से रिलेटेड बड़ी सारी चीजों को समझ पाएंगे। सो थैंक यू very much for watching this lecture for such a long time. God bless all of you, and I request all of you to join me in the next lecture, and please hit the like button or write good comments about the lectures. Thank you very much. God bless you.